मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पर। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, और ये कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके 9th से इसकी स्टार्टिंग होती है और ये 11th 12th में और आगे जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। और इसमें क्या होगा कि मेरा चैनल अभी न्यू स्टार्ट हुआ है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छे से समझ में आता है, इजी लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि दीदी हमें आपकी क्लास है वो अच्छी लगी और आप मुझे इस टॉपिक में मतलब डाउट है, नहीं समझ आ रहा है, आप इस टॉपिक पर क्लास मुझे बना कर दीजिए, तो मैं आपको तुरंत उस पर दूसरी क्लास प्रोवाइड कराऊँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में कि सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये हमारे जो है वो मौलिक इकाई है हमारे जीवन की। पहली बात तो हमने जब सेल की बात करते हैं तो व्हाट इज़ सेल, सेल क्या है, तो हमें पता है कि सेल जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी। जो सेल है आप देखते हैं तो सेल हमारी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। आगे चलते हैं कि संरचनात्मक क्यों और कार्यात्मक क्यों, ठीक है। संरचनात्मक का मतलब है स्ट्रक्चरल क्यों और कार्यात्मक का मतलब है फंक्शनल क्यों। तो संरचनात्मक क्यों ये देख लेते हैं, क्योंकि ये किसी भी जीव के शरीर को एक निश्चित आकार यानी कि शेप, ढांचा और मजबूती प्रदान करती है। मतलब कि कोई भी एक जीव है और उसकी बॉडी है तो उसको ये एक आकार देगी, ढांचा देगी और एक मजबूती प्रदान करेगी, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे कि फंक्शनल क्यों है, कार्यात्मक क्यों है, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए कार्य कर रही है ना, हमारे जीवन को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि श्वसन हो गया, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, कोशिका के अंदर ही हो रही है। मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं वो ये कोशिका के थ्रू ही हमारी बॉडी में हो रही हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम क्या देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं इसके कि जैसे सपोज दैट माना हमने ईंट है और उस ईंट से हमने एक दीवार बनाई। हम ये वाला टॉपिक समझ रहे हैं, ईंट है और उस ईंट से हमने दीवार बनाई, दीवार से हमने कमरा बनाया और कमरा से हमने पूरा क्या तैयार कर दिया, मकान तैयार कर दिया। वैसे ही हमने पहले क्या बनाया, कोशिका बनाया, कोशिका बनी, कोशिका ईंट समझ लो, फिर दीवार हमने टिश्यूज ऊतक समझ लिए और एक जो मकान कमरा हमने ऑर्गन समझ लिए और फिर मकान ऑर्गन सिस्टम समझ लिया और पूरी एक बॉडी बनकर हमारी तैयार हो जाती है, ठीक है। क्या होता है कि पहले हमारा बनता है ऑर्गन, पहले बनती है सेल, फिर बनते हैं टिश्यूज़, फिर बनते हैं ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी पूरी बन जाती है हमारी। जैसे एक ईंट को जोड़कर पूरी हम एक इमारत यानी हम कह सकते हैं पूरा घर तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार करोड़ों छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। तो ये हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखने वाले हैं, कोशिका का इतिहास, हिस्ट्री, डिस्कवरी देखेंगे इसकी, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के अध्ययन के बारे में, स्टडी ऑफ सेल के बारे में। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका के अध्ययन के बारे में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। देखो जिस पे थोड़ा ब्लैक लिखा है, जिस पे हम अंडरलाइन करते हैं, वो हाईलाइट पॉइंट थोड़ा होता है, उसको आप हेडिंग मतलब हाईलाइट कर सकते हो। तो स्टडी ऑफ सेल क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी या मृत कोशिकाएं कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, मृत कोशिका की खोज कैसे हुई थी। तो हमें ये बात ऊपर बता देनी चाहिए थी, बट चलिए हम नीचे बता दे रहे हैं कि जो कोशिका की खोज की थी, डिस्कवरी ऑफ द सेल पूछा जाए किसने की थी तो वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और वहीं अगर केंद्रक की पूछी जाए तो वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने।
कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 16,065 में, ठीक है, 1665 में की थी। जो ये पॉइंट हैं ये दे रखा है, मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट थोड़े आप अच्छे से इनको हाईलाइट कर लीजिएगा। जैसे सपोज दैट वैज्ञानिक का नाम तो रॉबर्ट हुक, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि कब की थी, 16,065 में की थी, ये देख लीजिएगा। और ये प्रयोग वगैरह जो दिख हैं इनको आप अच्छे से देख कर लीजिएगा। फिर प्रयोग इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद के बनाए साधारण सूक्ष्मदर्शी, मतलब जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने अपने आप एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उन्होंने पेड़ की सूखी छाल ली, कॉर्क लिया और उसके पतले टुकड़े को देखा। इन्होंने खुद एक अपने आप माइक्रोस्कोप बनाया था और पेड़ की सूखी छाल के पतले टुकड़े को देखा और वो कैसा दिख रहा था, जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखाई देते, मतलब कि गोल गोल देखो, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस टाइप से, हनी कॉम्ब की तरह थे ये। इन कमरों को उन्होंने सेल का नाम दे दिया। मतलब जब उन्होंने माइक्रोस्कोप पर खाली उस सूखी पेड़ की छाल यानी कि कॉर्क के पतले टुकड़े को लगाया तो वो मधुमक्खी के छत्ते हनी कॉम्ब जैसे दिखाई दे रहे थे, तो इन्होंने उसको सेल का नाम दे दिया। और ये लैटिन भाषा में सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा, मतलब जो यहाँ पर सेल दे रखा है एक लैटिन वर्ड है ये, और इसका अगर हम देखें तो छोटा कमरा इसका अर्थ होता है। अब हम देखेंगे जीवित कोशिका की खोज किसने, डेड सेल की तो हमने देख लिया, रॉबर्ट हुक ने की। अब हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, इसकी किसने करी, तो ये देख लेते हैं इसकी किसने करी। तो जीवित कोशिका की खोज जो है वो किसने की थी, तो वो की थी, वैज्ञानिक का नाम है एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी, 16,064 में की थी। उन्होंने 16,065 में की थी, इन्होंने 16,074 में की थी, उन्होंने डेड की थी और इन्होंने किसकी की थी, जीवित की थी, लिविंग की। उन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी की मदद से तालाब के पानी में पहली बार जीवित कोशिका बैक्टीरिया को स्वतंत्र रूप से देखा। जो रॉबर्ट हुक थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप में लगाकर देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने सेल का नाम दे दिया। तो और इन्होंने क्या किया, जैसे तालाब में पानी है, वो पानी में पहली बार इन्होंने एक जीवित कोशिका बैक्टीरिया देखा, जीवाणु बैक्टीरिया देखा, उसे इन्होंने क्या दे दिया, सेल का नाम दे दिया। तो इन्होंने जीवित का नाम दे रखा। अब हम देखने वाले हैं, अगर हम इसको याद रखेंगे ट्रिक, अगर हम ट्रिक से याद कर सकें तो देखिए, हुक से हम मृत निर्जीव चीज़ें टांगते हैं, ठीक है। तो हम रॉबर्ट हुक यानी कि उन्होंने डेड सेल की थी। तो ये कंटेंट हम आपको इसलिए लाते हैं कि आपको साइंटिस्ट वगैरह इनमें थोड़ा याद करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप इस तरीके से देखेंगे, चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप बेटा भूलेंगे नहीं। और लिविंग का मतलब होता है नहीं कि लिविंग, तो लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की थी। तो ये जो टॉपिक है ये आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो ये अच्छा टॉपिक है। तो ये आप अच्छे से पूरी इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये थोड़ा ट्रिक हमने डाल दी इसमें कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएं। अब हम देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि पृथ्वी पर सजीवों का निर्माण किस प्रकार होता है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर सजीवों का निर्माण किस प्रकार हो रहा है। तो पहले हम किसको देखेंगे, पहले हम देखेंगे फाउंडर्स को, ठीक है। पहले हम किसको देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि फाउंडर्स इसमें क्या है, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा। तो एमजी स्लेडन आते हैं। इन्होंने 1838 में एक कैसे हैं, एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट हैं वो सेल से मिलकर ही बने होते हैं। ये बॉटनिस्ट हैं, ये जूलॉजिस्ट नहीं है, तो ये जीवों के बारे में बताएंगे। ये बॉटनिस्ट हैं, तो इन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बताया। तो जो एमजी स्लेडन आते हैं 1838 में, ये बताते हैं कि जितने भी हमारे सेल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर सेकेंड आते हैं थियोडर श्वान 1839 में, जस्ट इनके एक साल के बाद। वो बताते हैं, वो ब्रिटिश साइंटिस्ट होते हैं, वो जूलॉजिस्ट होते हैं। वो बताते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से मिलकर बने होते हैं। अपनी अपनी बात दोनों साइंटिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें। तो क्या है, संसार के सभी जीव
चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं तो कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तो ये है ही, चाहे यूनिसेलुलर हो और चाहे मल्टी सेलुलर हो। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं, इसके नीचे कुछ टॉपिक दे रखे हैं उसको। चलिए, अब दे रखा है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्या दे रखा है? दे रखा है आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, तो हमारे साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ विर्चो साहब, यानी कि रुडोल्फ विर्चो साहब आते हैं 1855 में। इन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और एक प्रसिद्ध कथन कहा। क्या कहा? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब उन्होंने तो कह दिया कि प्लांट्स जो हैं बॉटनिस्ट ने वो सेल से मिलकर बने हैं, उन्होंने कह दिया एनिमल से बने हैं सेल से, लेकिन ये आते हैं रुडोल्फ विर्चो साहब, ये कहते हैं कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के डिवीज़न से ही होता है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये टॉपिक थोड़ा मतलब MCQ में पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो ये हमें कहा कि इन जो नई कोशिकाओं का निर्माण है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं के डिवीज़न से ही हो रहा है। अब हम देखेंगे कोशिका का सिद्धांत। तो वायरस के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है, इनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं वायरस के बारे में। तो वायरस के बारे में देख रहे हैं कि वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि वायरस में कोई भी कोशिकीय यानी कि सेलुलर संरचना नहीं होती। जब शरीर के बाहर होता है तो निर्जीव होता है, जब सब अंदर चला जाता है तो ये जीवित हो जाता है। तो इसके अंदर कोई भी एक सिद्धांत लागू नहीं होता। अब हम देखने वाले हैं कोशिकाओं का वर्गीकरण, प्रोकैरियोट्स। अब अगर हम आपसे पूछ लिया जाए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हमारी जो कोशिका है मतलब वो कितने प्रकार की होती है, तो वो 2 प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। ये क्वेश्चन तो मतलब सबको ही पता होता है, नहीं पता होता तो आज हम जान लेंगे। तो हमारी कोशिकाएं 2 कोशिकाएं हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस की बनावट के आधार पर कोशिकाओं को मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम देखेंगे कि यहाँ पर पूछा है, शब्द का अर्थ है प्रो का मतलब होता है पुरानी और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक है तो यू का मतलब होता है नई और कैरियन का मतलब केंद्रक। तो यूकैरियोटिक वास्तविक नई कोशिकीय सेल्स होती हैं और ये पुरानी होती हैं। फिर केंद्रक, हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे केंद्रक की। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और इसमें जो केंद्रक है वो प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनल्स की बात करेंगे तो इसमें ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय प्रेजेंट नहीं होते, बट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एप्रेस्टस पाए जाते हैं। ये अगर हम बात करेंगे साइज़ की तो ये बहुत छोटी होती है, 1 से लेकर 10 माइक्रोन तक, और ये आकार में बड़ी होती है 5 से 100 माइक्रोन। अच्छा, हम आपको बता दें, यूकैरियोट्स जो हैं वो हम लोगों में प्रेजेंट सेल पाई जाती है और प्रोकैरियोट्स जो है वो प्लांट्स में पाई जाती है। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब आप लोगों को ये थोड़ा मन में डाउट हो रहा होगा कि दीदी मुझे ये बता दीजिए कि ये नाम के पीछे S क्यों लगा है, इस S का मतलब क्या है? तो जो बेटा जो S है वो हम आपको बता दें कि स्वेड वर्ग यूनिट है। ठीक है, ये क्या है? ये स्वेड वर्ग यूनिट है S। और अगर हम उदाहरण देखेंगे तो इसमें बैक्टीरिया, नील हरी शैवाल जैसे साइनोबैक्टीरिया है इसके, और इसमें प्लांट्स में एनिमल्स, ये सब हैं इसके। अब इसको भी हम याद रखने की आपको ट्रिक बताए देने हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव यानी पुरानी, जैसे बिना इंटरनेट वाला पुराना कीपैड फ़ोन। और यूकैरियोटिक यानी कि आप इंसान हैं तो मनुष्य की कोशिकाएं तो आधुनिक और पूरी तरह से विकसित हैं, जैसे आज का स्मार्टफोन। आप ऐसे याद रख सकते हैं ना। अब हम देखेंगे कोशिका के बाहरी आवरण। तो अगर आप मुझे बताएं तो ये जो पोर्शन है अभी बचा है कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक, हाँ इतना, वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। जो कोशिका यहाँ तक कोशिका के बाहरी आवरण है जो ये, और आज हम यहीं तक रखते हैं
क्योंकि आपको जब थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तो अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने बहुत ही अच्छे से अच्छा फॉर्मेट लेने की कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आप इस PDF के नोट्स बना लेते हैं और फिर इसको लिखकर अगर आप डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक 9th क्लास में दे रखा है, अगर आप ये डिफरेंस लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और टीचर को ये लगेगा कि बच्चा का जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर है, चीज़ों को देखो कितने अच्छे से रिलेट कर पा रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमको अगर क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और बताना कमेंट करके कि दीदी अब मुझे आप इस टॉपिक में थोड़ा, मेरा टॉपिक में डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप इस टॉपिक पर क्लास बना दीजिए तो मैं आपको उस पर बता दूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिएगा कि जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास ला पाऊँ। और कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।